नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं दोस्तों जीएसटी में जीएसटी ऑडिट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। आज से पहले हमारे एक वीडियो में हमने एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 9 के ऊपर बात की थी और दोस्तों अब हम जानते हैं कि 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। हालांकि अभी तक इसका कोई पोर्टल पर फंक्शनैलिटी नहीं आया है, लेकिन हमें फॉर्म 9C को समझना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम फॉर्म 9C के ऊपर बेसिक डिस्कशन शुरू करते हैं। फॉर्म 9C अपने आप में काफी बड़ा है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, सर्टिफिकेशन है, तो एक वीडियो में हम लोग इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमने कोशिश की है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। उन 3 हिस्सों का पहला हिस्सा आज पार्ट ए जो है वीडियो का हम आपके साथ शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म 9C जैसा कि नाम है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C। दोस्तों इसमें 2 हिस्से हैं। बेसिकली एक ये सर्टिफिकेशन भी है और रिपोर्टिंग भी है, लेकिन इसका जो पार्ट ए है वो टोटली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इंफॉर्मेशन डाटा फीड करवाता है, रिकंसिलिएशन कराता है। जैसा कि नाम पता है इसका हमें, रिकंसिलिएशन किससे किसका? दोस्तों ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अब तक हम सबके हो चुके हैं और हम जानते हैं कि 2 करोड़ से ऊपर इनका ऑडिट होना है। अब तक सबके ऑडिट हो चुके हैं। एनुअल रिटर्न का डाटा हमें डिटरमाइन करना है फॉर्म 9 में। फॉर्म 9 के साथ ही फॉर्म 9C जाना है। फॉर्म 9 में सिर्फ GSTR 1 और 3B में जो डाटा भेजा है वही कोलेट होना है, वही इकट्ठा होना है। 9C में जो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और GSTR 9 में जो डाटा है, उन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको रिकंसाइल करना है 9C के माध्यम से। दोस्तों 9C में 2 हिस्से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप इंफॉर्मेशन डाटा मांगता है, आपसे फिगर्स मांगता है, रिकंसिलिएशन मांगता है। इसमें पार्ट ए में 5 हिस्से हैं और 16 टेबल है। उन 5 हिस्सों में 5 पार्ट्स में 16 टेबल है। दोस्तों पार्ट बी जो है वो बेसिकली सर्टिफिकेशन की बात करता है। उसमें 2 तरीके के सर्टिफिकेट दिए गए हैं पार्ट बी में। पहला अप्लाई कब होगा और दूसरा अप्लाई कब होगा, हम वो सिचुएशन समझते हैं। पहला अप्लाई तब होगा जब ऑडिटेड जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका ऑडिटर और जीएसटी ऑडिटर सेम है। मान लीजिए स्टैट ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर सेम है, तो पार्ट बी का पहला पार्ट अप्लाई होगा। और अगर दोनों अलग अलग हैं, स्टैट ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर अलग अलग है, तो पार्ट बी का दूसरा हिस्सा अप्लाई होगा। इन दोनों पार्ट ए और पार्ट बी में दोस्तों, पार्ट ए में एक वेरिफिकेशन है जो कि आखिरी में ऑडिटर से मांगी गई है। उन्होंने कहा है यहां पर हम वेरिफिकेशन में एक्सपेक्टेशन क्या है कि ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन सप्लाइड एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम। तो ट्रू एंड फेयर की बात नहीं कर रहा पार्ट ए में, ट्रू एंड करेक्ट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब इट इज मोर ऑफ इंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ द डाटा। और अगर हम ऑडिट की डेफिनेशन देखें तो उसमें भी लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ द डाटा सप्लाइड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। तो करेक्टनेस देखनी है हमें। और पार्ट बी में जब हम बात करते हैं दोनों अपने सर्टिफिकेट्स की, तो उसमें हमें थोड़ी सी टू माय अंडरस्टैंडिंग एक लीवरेज है। वहां पर लिखा है कि फॉर्म 9 और 9C में जो डाटा है वो ट्रू एंड करेक्ट है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस। तो इसका मतलब हमें वहां पर एक ब्रीदिंग स्पेस दिया गया है कि अगर आपने ट्रू एंड करेक्ट बताना है और आपने कोई इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी है कि इन इश्यूज को छोड़कर बाकी सब सही है, सब बढ़िया है, तो आप ट्रू एंड करेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट टू दिस ऑल। आज के इस वीडियो में हम पार्ट ए के 5 हिस्सों के बारे में सिर्फ एक ओवरऑल व्यू बात करेंगे और एक स्पेसिफिक 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। टोटल 5 में से आज के वीडियो में 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है बेसिक डिटेल्स के बारे में। पार्ट ए में पहला हिस्सा बेसिक डिटेल्स। दूसरा पार्ट है रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड GSTR 9। तीसरा पार्ट है रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्सेस पेड। चौथा पार्ट है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या लिया है और अपनी 9 में क्या क्लेम किया, उन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन। पांचवा पार्ट जो आखिरी पार्ट है वो ऑडिटर्स की रिकमेंडेशन का पार्ट है। आपने सारी रिकंसिलिएशन बनाई, टर्नओवर रिकंसिलिएशन,
इनपुट रिकंसिलेशन, टैक्स पेड रिकंसिलेशन, सारी रिकंसिलेशन बनाई है आपने। अब आप ये बताइए कि रेट ऑफ टैक्स में कोई डिफरेंस है जिसकी वजह से टैक्स बनता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट कम या ज्यादा क्लेम हुआ है जिसकी वजह से एडिशनल टैक्स बनता है? यहां पर बात हो रही है ऑडिटर्स रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन। समझने की बात है पार्ट 5 को। तो यहां पर आपने इंटरेस्ट बताना है कि क्या एडिशनल इंटरेस्ट है, लेट फी क्या है एडिशनल, पेनल्टी क्या है एडिशनल ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, ये सब बताना है एज एन ऑडिटर आपको अपनी रिकमेंडेशन में पार्ट ए में, उसका जो 5वां हिस्सा है। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं पार्ट 1 और 2 की। शुरू करते हैं। पार्ट 1 जो है वो बेसिक डिटेल्स की बात करता है दोस्तों। बेसिक डिटेल्स में फाइनेंशियल ईयर, जीएसटीआईएन डालते ही आपके पास 2 इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होगी, एक ट्रेड नेम और एक लीगल नेम। मैंने पिछली वीडियो में भी डिफरेंस बताया था, लीगल नेम वो नेम होता है तो मेरे पैन पे आ रहा होता है, और ट्रेड नेम जिस नाम से मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, धंधा कर रहा हूं एक्चुअली। उसके बाद पार्ट 2 जो है वो रिकंसिलेशन है ऑफ द टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। इन दोनों के बीच में रिकंसिलेशन है। हम यहां पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले आप 9C को अपने टेबल पे रख लें, प्रिंट निकाल लें, ध्यान से उसको अपने टेबल पे रख लें, क्योंकि जब आप टेबल वाइज मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे और उनको कोरिलेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर उस चीज को समझ में आएगा। और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना मत भूलिएगा दोस्तों। हर टेबल की इंस्ट्रक्शन, हर टेबल के हर क्लॉज की इंस्ट्रक्शन सेपरेट दी गई है। इंस्ट्रक्शन में बताया है कि इस टेबल के इस क्लॉज में इंफॉर्मेशन जो डालनी है वो डिराइव कहां से होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पर आनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। 5A ये कहता है कि आपके जो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो टर्नओवर है उसको उठाकर यहां डाल दो। हम ये सब जानते हैं दोस्तों कि ये ऑडिट जो है वो GSTIN वाइज होना है, मतलब प्रति नंबर वाइज होना है। मान लीजिए एक असेसी है जिसके एक पैन पे 6 रजिस्ट्रेशन है कंट्री में, भारत में, और उनकी एग्रीगेट टर्नओवर सबकी मिलाकर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो हम ये जानते हैं दोस्तों कि उन 6 के 6 GSTIN का ऑडिट होना है, भले ही उनकी इंडिपेंडेंट टर्नओवर, इंडिविजुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कहीं कम होगी। अब आपको यहां पर जो 5A में डालना है दोस्तों, समझने की बात यह है कि आपको GSTIN वाइज टर्नओवर डालनी है विच इज रिपोर्टेड इन दी ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आल्सो, क्योंकि ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पैन पे होंगी, पैन वाइज होंगी। आप किताबों से उस GSTIN का टर्नओवर जो कि रिपोर्टेड है ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो निकालिए, 5A में डालिए। 5B से 5F तक जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं वो सारी प्लस करनी है 5A में, मतलब बैलेंस शीट में जो टर्नओवर है उसमें जोड़नी है। पहली, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जोड़ दीजिए अनबिल्ड रेवेन्यू। अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी इस पर पे कर दिया है, अनएडजस्टेड एडवांसेस पर एडवांस आया, जीएसटी पे हुआ, लेकिन अभी तक उसका बिल नहीं कटा, तो अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी तो पे हुआ लेकिन टर्नओवर में आपकी बैलेंस शीट में जुड़ा नहीं होगा, तो यहां जोड़ दीजिए दोस्तों। टर्नओवर बनानी है ना हमने, तो टोटल टर्नओवर बनानी है, तो यहां जोड़ दीजिए। 5C, 5D डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 हम जानते हैं कि सप्लाई टू बी कंसिडर्ड सप्लाई, ट्रांजैक्शंस टू बी कंसिडर्ड सप्लाई, इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो वहां पर अगर डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन है तो सप्लाई है, भले ही कंसिडरेशन ना हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो जुड़ा नहीं है लेकिन जीएसटी लगेगा, तो 5D जो है वो 5A में जोड़ दीजिए ताकि टोटल टर्नओवर डिटरमाइन हो सके। रिकंसिलेशन बना रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 5E में क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 9। तो अब क्या होगा, यहां टर्नओवर तो आप इसमें भी जोड़ दीजिए। टर्नओवर में आपने क्या किया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मार्च के बाद आया तो आपने तो वहां उसका इफेक्ट नहीं लिया हुआ, लेकिन अपनी 9 में इफेक्ट ले लिया है, तो इसको भी जोड़ दीजिए दोस्तों। ट्रेड डिस्काउंट्स
अकाउंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। अब मान लीजिए आपने मार्च के बाद या ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया लेकिन उसकी कंडीशंस कंप्लाई नहीं की। ट्रेड डिस्काउंट आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्नओवर निकालते हुए वहां से तो माइनस कर दिया, लेकिन क्योंकि जीएसटी में ट्रेड डिस्काउंट तभी घटेगा जब उसकी कंडीशन पूरी होंगी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वो तो हुआ नहीं, वहां जुड़ा हुआ घटा हुआ है, लेकिन जीएसटी लगना है तो यहां जोड़ दीजिए 5A में 5F जोड़ दीजिए। आगे बढ़े, अब 5G से 5L, 5G से 5L जो है ये माइनस करने हैं 5A में, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टर्नओवर उठाई थी उसमें से ये 5G में और 5L, 5G से 5L माइनस करने। क्या क्या है जी, अप्रैल 17 से जून 17 की टर्नओवर सर्टेनली जीएसटी में तो आएगी नहीं वो, लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जुड़ी हुई है, माइनस कर दीजिए। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अब अनबिल्ड रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, लेकिन जीएसटी तो पे नहीं किया, जीएसटी पे नहीं किया तो यहां से माइनस कर दीजिए क्योंकि टोटल टर्नओवर में जुड़ना ही नहीं है उसको, वो लायबल ही नहीं है। अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अब वो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, जीएसटी उस पे पे नहीं हुआ था, घटा दीजिए। क्रेडिट नोट अकाउंटेड इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी, घटा दीजिए। एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसईजेड टू डीटीए, अब एसईजेड है आपका क्लाइंट मान लीजिए, एसईजेड ने डीटीए को सप्लाई किया तो डीटीए ने उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते ही एसईजेड का एक्सपोर्ट ट्रीट हो गया। अब वो आपके टोटल टर्नओवर में वहां तो जुड़ा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यहां से घटा दीजिए। टर्नओवर अंडर कंपोजिशन स्कीम, अब मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर आप शुरू हुए कंपोजिशन स्कीम में, ड्यूरिंग द ईयर आपने ऑप्ट आउट कर लिया, अब आप नॉर्मल एसएससी बन गए, नॉर्मल एसएससी बनते ही अब आपकी दोनों टर्नओवर होगी, कंपोजिशन भी नॉर्मल भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों टर्नओवर है, तो यहां से घटा दीजिए, कंपोजिशन वाली सेपरेट कर दीजिए, घटा दीजिए। अब 5M से 5O जोड़नी भी हो सकती है, घटानी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। 5M क्या है, सेक्शन 15 और उसके रूल्स के मुताबिक हुआ क्या कि आपकी इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू में डिफरेंस आ गया। इनवॉइस वैल्यू तो जुड़ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू आपने 3B में रिपोर्ट कर दिया, अब 3B में टैक्स ज्यादा दे दिया या कम कर दिया 3B में रिपोर्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन 15, तो उसको प्लस या माइनस जो भी करना है आपने वो कीजिए बिकॉज ऑफ दी सेक्शन 15 इफेक्ट, वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफेक्ट और रूल्स जो कि आपके जो रूल्स हैं इसके ऊपर वैल्यूएशन रूल्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टर्नओवर डिक्लेयर की उसमें कुछ प्लस माइनस किया, प्लस किया माइनस कर दीजिए, माइनस किया प्लस कर दीजिए। यहां पर 5N में 5N में 5O आपको एक फ्री स्पेस दे दिया गया, वो बोला कि भी अगर आपको ऊपर कुछ भी प्लस माइनस ऐसा कोई आइटम है जो कि प्लस माइनस नहीं हुआ और आपके पास है तो 5O में डाल दीजिए, एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड अबव, तो प्लस माइनस जो करना कर दीजिए। 5P में ना दोस्तों ऑटो इंफॉर्मेशन आएगी एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ अबव, ये 5P की टर्नओवर है, 5P की टर्नओवर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्नओवर। 5P की टर्नओवर को कंपेयर करूंगा किससे एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर टर्नओवर, वो है जीएसटीआर 9 में। 5Q में जो टर्नओवर है वो जीएसटीआर 9 से उठाकर यहां पर डाल दीजिए। 5P और 5Q का अंतर रिकंसिलिएशन ही तो करनी है ना दोस्तों हमें कि भाई 5P और 5Q का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न की जो डिफरेंस है टर्नओवर वो आएगी जी 5R में, उसको हम कहेंगे 81। ये हो गया टेबल 5। टेबल 5 के बाद आया टेबल 6। टेबल 6 में आपने जो 81 का डिफरेंस है कि भाई आप टोटल टर्नओवर एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टोटल टर्नओवर एज पर एनुअल रिटर्न, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है एक्सप्लेन कर दीजिए। टेबल 7 रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, माइंड द वर्ड टैक्सेबल टर्नओवर। ऊपर हम कौन सी बात कर रहे थे, टोटल टर्नओवर, अब बात कर रहे हैं टैक्सेबल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर कहां से मिली, 5P से मिली, 5P से मिली। ये है 7A। 7A में कौन सी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी जो 5P में है, 5P में है। 7B एग्जम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, नो जीएसटी सप्लाई, माइनस कर दीजिए क्योंकि हमने तो कहां पहुंचना है, टैक्सेबल टर्नओवर पे पहुंचना है। और 5P क्या है, टोटल टर्नओवर है, टैक्सेबल टर्नओवर तक पहुंचना है। एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, जीरो, अगला जीरो रेटेड सब माइनस कर दीजिए इसमें से, लेकिन नेट ऑफ
क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट्स। जीरो रेटेड भी माइनस कर दीजिए। इसमें से वो भी माइनस कर दीजिए वो सप्लाईज जो कि है तो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है, लेकिन जिनके ऊपर रेसिपिएंट ने रिवर्स चार्ज में टैक्स दिया। मान लीजिए आप एडवोकेट हैं, जीटी है, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट ने टैक्स दिया, टैक्सेबल टर्नओवर में हिस्सा नहीं बनेगी, माइनस कर दीजिए। अब जो 7E में आएगा वो 7A माइनस 7B C D वो आएगा, इसको हम कहेंगे जो है 7E में आ गया, ये भी ऑटो पॉपुलेट होगा दोस्तों। उसके बाद आप टैक्सेबल टर्नओवर जो आप जीएसटीआर 9 में, ऑफ कोर्स जीएसटी, अब इस टैक्सेबल टर्नओवर को भी कंपेयर करेंगे, इसकी रिकंसिलिएशन बनाएंगे कि जो टैक्सेबल टर्नओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकल के आ रही है और जो टैक्सेबल टर्नओवर आपके एनुअल रिटर्न से है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अंतर 82 है। अगला है टेबल 8। अब आप खुद जान गए टेबल 5 का डिफरेंस कहां एक्सप्लेन कराया, टेबल 6 में। टेबल 7 का नॉन रिकंसिलेशन कहां एक्सप्लेन कराएंगे, टेबल 8 में। यहां पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएंगे, आप रीजन बता दीजिए, जैसे ही इसकी फैसिलिटी आएगी, इसकी यूटिलिटी आएगी, हमें एग्जैक्टली भी पता लग जाएगा कि हाउ इज इट बीइंग एक्चुअली हैपनिंग। दोस्तों ये टेबल 8 तक हमने कर लिया, टोटल टेबल 16 है। अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे टेबल 9 से टेबल 16 और उसके सर्टिफिकेशन पार्ट को। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।